धैर्य एक ऐसा गुण है जो विपरीत समय में मुश्किलों को बढ़ने से रोकता है। अगर आज आपका समय खराब भी चल रहा हो तो आपको उत्तेजित या परेशान नहीं होना है। आपको धैर्य रखना है और उसका डटकर मगर धैर्य के साथ सामना करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अब समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो का, यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हर रात आप देखते हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी जनमत में, जहां हर मुद्दे पर होता है पोल पर आपका वोट और वोट के साथ उसका परसेंटेज, और परसेंटेज के साथ हम आपको दिखाते हैं कि भाई क्या है प्रतिक्रिया सभी की। चलिए एक आपको बड़ी स्क्रीन करके दिखाते हैं, वाइड फ्रेम करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा जो मुद्दे हैं जो आपके लिए हम लेकर आए हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि आप समझ पाएं कि आज कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए कौन सी स्पेशल स्टोरीज हैं। क्योंकि आज का जनमत आपने मिस किया तो बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। हर खबर आपके लिए लेकर आए हैं, पल पल हमारा एक एक सेकंड आज काउंटेड है और हमने जगह निकाली है बड़ी मुश्किल से हर खबर के लिए। चलिए फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से फटाफट आपको बताते हैं कौन से मुद्दे हैं। मास्टर माइंड तैमूर राणा को अब भारत आना पड़ेगा। प्रत्यर्पण की इसकी पूरी जो कहानी है वो अब शुरू हो चुकी है। अब ये नहीं भाग पाएगा, ये भगोड़ा बचेगा नहीं और इसको मैं तो कहता हूं मौत की सजा होनी चाहिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मर्डर की इनसाइड स्टोरी, कैसे एक जिहादी ने अपने घर के ही 5 लोगों को मार दिया, और उसमें कई एंगल्स हैं। केवल एक खबर को इतने छोटे से में मत समझिए। क्या कुछ हुआ था इसके साथ और परिवार के साथ, और आस पड़ोस के लोगों ने क्या कुछ कहा, वो सब बताएंगे आपको जनमत में। फिर देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करी इस जिहादी ने, जो कि वहां पर नाच रहा था, गा रहा था और गंदे गंदे इशारे कर रहा था। कितनी बड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। फिर और ये जो मुद्दा है धर्मांतरण का मधेशी मॉडल, ये मधेशी मॉडल क्या है? धर्मांतरण का ट्राइड एंड टेस्टेड एक मेथड है, एक मिशनरियों का, लेकिन इसका भी भंडाफोड़ हो गया, ये फेल होता जा रहा है। अभी सब धर्मांतरण फेल होंगे धीरे धीरे। ये सनातन जाग चुके हैं, सनातनी जाग चुके हैं। और ये लीजिए विकिपीडिया का सच। अब देखिए विकिपीडिया के खिलाफ भी बयानबाजियां, शुरुआत उसकी हो चुकी है। एक नया आ चुका है इसी के विपरीत। उसके द्वारा कहा गया है कि भाई ये बायस्ड है, इसका प्रोपेगेंडा है, तमाम चीजें विकिपीडिया का खुलासा भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। जब आज अंग्रेजी नववर्ष लोग मना रहे हैं, हम तो नहीं मनाते, हम तो मानते हैं सनातनी नववर्ष जो है उसमें समय है, लेकिन जब कुछ लोग जश्न में डूबे हैं तो एक बुरी खबर सामने आई है। 3 साल की चेतना की मौत हुई है। 3 साल की चेतना, महज वो छोटी सी बच्ची जो बोरवेल में फंसी थी बच्ची, और 10 दिन बाद वो बाहर आई है और डॉक्टर ने मौत की पुष्टि करी। हम आपको तस्वीरें भी कुछ पलों में दिखाएंगे। और पोस्टमार्टम की दुखद ये तैयारी है। जब पूरा देश जो है, पूरी दुनिया जब है जहां अंग्रेजी नववर्ष के जश्न में डूबे हुए हैं, तो यहां ये दुखद खबर जब आती है तो दिल को बहुत पीड़ा होती है। तो ये उस परिवार के लिए काफी लंबे समय से जो परेशान चल रहा था, आपको वो सीन भी हम दिखाएंगे। देखिए कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी बच्ची और उसके परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। 24 दिसंबर को शाम, जो 24 दिसंबर सोचिए, तब उसकी शाम से बच्ची का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा था। राजस्थान के कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी ये 3 साल की चेतना को आखिरकार बुधवार को 10 दिन बाद बाहर तो निकाल लिया गया। बाहर निकालने के तुरंत बाद उसको रेस्क्यू टीम कपड़ों में लपेटकर अस्पताल लेकर गई, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। अब शव के पोस्टमार्टम करने की तैयारी चल रही है। राजस्थान एनडीआरएफ के चीफ योगेश मीणा के मुताबिक बच्ची को अचेत अवस्था में निकाला गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो उस दौरान शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी। प्रशासन पर लगे लापरवाही के आरोप आपको बताएं, 10 दिन ये रेस्क्यू चला है और एनडीआरएफ की टीम काफी मशक्कत उसको करनी पड़ी। रेस्क्यू टीम ने जिस बोरवेल में चेतना गिरी थी उसके समानांतर एक सुरंग खोदकर 10 दिन बाद उसे बाहर निकाला। बहुत मेहनत लगी। इससे पहले आज सुबह करीब 11:30 बजे रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के आसपास फिनाइल का छिड़काव किया और कपूर जलाया ताकि कोई अनहोनी हो तो उससे फैली बदबू से बचा जा सके। बोरवेल के आसपास फिनाइल का छिड़काव करने के बाद से ही उसके बचने की कम ही उम्मीद लगाई जा रही थी। चेतना को निकालने के लिए यह अभियान
राज्य में सबसे लंबे बचाव अभियानों में से एक रहा। इस दौरान बोरवेल में गिरी बच्ची के परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल भी हुई थी। बोरवेल में गिरने के एक दिन बाद यानी 24 दिसंबर की शाम से बच्ची का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा था। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सोमवार को कहा था कि पत्थर की चट्टान और बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती पैदा कर दी। बचाव अभियान में सख्त चट्टान को काटना टीम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। तो सोचिए, ये 1 जनवरी इसको कहते हैं लोग, नववर्ष कहते हैं अंग्रेजों का, लेकिन लोग शुरुआत करते हैं इस दिन में। और इस दिन ये बेहद दुखद खबर, सोचिए 3 साल की मासूम बच्ची, उनको परिवार पर सोचिए क्या जो है उनकी बीत रही होगी, कैसे आज के दिन उसकी मृत्यु हो गई। लगातार संघर्ष चल रहा था, 23-24 दिसंबर से ही उसके लिए संघर्ष चल रहा था, मूवमेंट नहीं था, प्रयास पूरा किया गया। हालांकि परिवार ने यहां पर लापरवाही का आरोप लगाया प्रशासन पर, लेकिन अंततः कोशिश करने के बावजूद वो बची नहीं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, चलिए ये भी आपको बता दें। एक और ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। जीएचआरडी ने मांगी अंतर्राष्ट्रीय मदद, किस मामले में? झूठे मुकदमों की वापसी पर जोर के लिए बोला है। दरअसल बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उन पर अत्याचार बढ़ा है और हिंदू संत चिन्मय दास पर झूठे आरोप जिस तरीके से लगाए थे और अब यूएन में मामला उठाने की चेतावनी दे दी है। मुख्य सलाहकार को याचिका लिखी गई है। देखिए, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की न्यायिक सुरक्षा पर याचिका प्रस्तुत की है। किसने की है? ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस जीएचआरडी ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार को पत्र लिखकर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। उस प्रमुख हिंदू भिक्षु और समाज सुधारक चिन्मय कृष्ण प्रभु दास जी पर झूठे आरोपों में जिनको गिरफ्तार किया था, उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित किया गया है। ये बात सामने आई थी और इन्होंने सामने रखी और बार काउंसिल अध्यक्ष से भी मांग की है। उन्होंने बोला है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ न्यायिक उत्पीड़न पर बार काउंसिल की चुप्पी, कैसे है ये चुप्पी, चुभती है, उस पर सवाल पूछे हैं। बांग्लादेश बार काउंसिल के अध्यक्ष और अटॉर्नी जनरल से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के न्याय के लिए कदम उठाने की मांग की गई है जीएचआरडी के द्वारा। मानवाधिकार रक्षकों और अल्पसंख्यक वकीलों को धमकाने और उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करने के मामले सामने आए हैं। तो एक प्रेस रिलीज के माध्यम से जीएचआरडी ने कहा है, बांग्लादेश याचिका सूची आप दी है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच ने न्याय के लिए जो तुरंत कार्रवाई की मांग की है। जीएचआरडी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और झूठे मामलों को वापस लेने की सिफारिश की है। चिन्मय कृष्ण प्रभु दास जी और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग की है। चेतावनी ये भी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो मामला संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास ले जाया जाएगा। मांगे क्या है? चिन्मय कृष्ण प्रभु दास जी को उनके चुने हुए वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति दी जाए। यदि स्वतंत्र प्रतिनिधित्व संभव नहीं है तो राज्य प्रायोजित कानूनी सहायता प्रदान करें और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे मामलों को तुरंत समाप्त करें। अल्पसंख्यक वकीलों और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पेशेवर गरिमा की रक्षा करें। तो ये पहल जो है वो उठाई गई है जीएचआरडी के द्वारा। ये सराहनीय पहल उठाई गई है और हम सुदर्शन न्यूज की तरफ से समर्थन करते हैं ऐसी पहल का। और चिन्मय कृष्ण प्रभु दास जी जो बीमार भी चल रहे हैं उनकी जल्द रिहाई हो, हम तो ये मांग करते हैं। हर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आज की बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले जो है बड़ी खबरों में बात करेंगे मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। अमेरिका ने उनके प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है, जिससे भारत के लिए एक बड़ी न्यायिक सफलता की उम्मीद अब जगी है। राणा पर आरोप है कि उसने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड यानी डेविड हेडली की मदद की थी। यह निर्णय भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती सहयोग भावना का प्रतीक है, जिसमें दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। भारत ने राणा के खिलाफ कई ठोस और मजबूत सबूत पेश किए हैं, जिसमें प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में मदद जो है वो मिली है। अभी कौन है तहव्वुर राणा? अगर आप भूल गए हो तो आपको हम बता दें। आप देखिए, तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में
हुआ था उसने पाकिस्तानी सेना के आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी और सेना में डॉक्टर के तौर पर काम भी किया था। हालांकि बाद में उसने सेना से इस्तीफा दिया और आतंकी गतिविधियों में यह शामिल हो गया आतंकवादी। राणा की पहचान लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। राणा कनाडा का नागरिक है और शिकागो में व्यवसाय चलाता है। राणा के साथ उसकी कुख्यात साजिश का साथी यानी डेविड हेडली भी था, जो पहले लश्कर तैयबा का सदस्य था और बाद में अमेरिकी नागरिक बन गया। हेडली और राणा की जोड़ी ने मिलकर मुंबई हमलों की जो खौफनाक साजिश रची थी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। आपने उस तमाम खबरें देखी थी हमारे यहां पर। डेविड हेडली ने तहव्वुर राणा की कैसे मदद की, ये भी आप जान लीजिए। मुंबई हमले की साजिश को लागू करने में डेविड हेडली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हेडली ने पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई और खुद भारत में आकर हमलावरों के लिए उन ठिकानों की रेकी की जिन्हें बाद में निशाना बनाया गया। राणा ने हेडली की हर संभव मदद की है। उसने हेडली को फर्जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए ताकि वह आसानी से भारत आ जा सके। इसके साथ ही आपको बताएं कि तहव्वुर राणा ने हेडली की जो आर्थिक सहायता है वो भी उसको प्रदान की है, जिससे वह अपने मिशन को पूरा कर सके। अमेरिकी एजेंसियों ने इन दोनों के बीच की साजिश का खुलासा किया और 2009 में FBI ने राणा को शिकागो से गिरफ्तार कर लिया। अब मुंबई हमले की बात आपको बता दें, ये एक ना भूलने वाली त्रासदी थी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ वो भारतीय इतिहास का एक सबसे काला दिन बन गया था। आतंकियों ने ताज होटल, ओबरॉय होटल और नरिमन हाउस को अपना निशाना बनाया। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हमले के दौरान आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को बंधक बना लिया था और लंबी मुठभेड़ के बाद भारतीय सेना, NSG और मुंबई पुलिस ने उन्हें मार गिराया। हमले की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि हमलावरों को किसी प्रकार की रोकथाम हो नहीं पाई, क्योंकि उनकी योजना इतनी संगठित थी कि सुरक्षा बलों को तत्काल प्रतिक्रिया करने में कठिनाई हुई। इस ऑपरेशन में बलिदानी होने वाले 11 जवानों में प्रमुख नाम हेमंत करकरे जी और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। भारत और अमेरिका का सहयोग, उसके बारे में भी जानिए, एक सकारात्मक कदम है, उसके बारे में जानिए। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह घटना दोनों देशों के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। भारत ने अमेरिका को मजबूत और प्रामाणिक सबूत प्रस्तुत किए, जिससे राणा का प्रत्यर्पण संभव हो सका। यह कदम भारत के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि राणा को अदालत में खड़ा करने से मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इस खबर का सार भी समझिए। मुंबई हमला एक ऐसा भयावह आतंकी कृत्य था जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरे से जागरूक किया है। तहव्वुर राणा और डेविड हेडली जैसे आतंकवादियों की साजिशें आज भी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई हैं। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग और संयुक्त प्रयासों से उम्मीद की जा रही है कि न्याय मिलेगा और आतंकवादियों को सजा मिलेगी। ये न केवल मुंबई हमले के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत संदेश भी है। तो मुंबई हमले का हिसाब बाकी है और राणा को जो है माफी तो मिलेगी नहीं, कुछ बड़ा ही इस पर होना चाहिए। प्रत्यर्पण पर बचने की जो प्रयास इसके थे वो विफल हुए हैं। आइए इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछे, क्योंकि हर खबर पर पोल के माध्यम से प्रश्न है, वो भी आपको बता देते हैं। ये मोदी और ट्रंप के संबंधों का नतीजा है। 97% लोग कह रहे हैं हाँ है, 3% लोग कह रहे नहीं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि है। चलिए आपको बता दें कि आज की तारीख के पहले दिन, यानी जो पश्चिमी नववर्ष जिसको कहते हैं अंग्रेजों का, उसमें लखनऊ के होटल में 5 लोगों का मर्डर हुआ है। ये खबर सामने आई है। मरने वालों में 4 लड़कियां और एक बूढ़ी औरत भी है, कह लीजिए उस व्यक्ति की मां है। पुलिस ने इस मामले में बेटे को अरेस्ट किया है। आरोपी का नाम अरशद बताया जा रहा है, जिसने अपने परिवार को मार दिया। उसकी उम्र जो है, उसकी एज जो है लगभग 24 साल है। पारिवारिक विवाद में मर्डर की बात सामने आई है। कैसे? पुलिस के अनुसार अरशद ने धारदार ब्लेड से, सोचिए ब्लेड से 5 की हत्या कर डाली। पुलिस ने जब पूछताछ की तो अरशद बार बार अपने बयान बदलने लगा। जब सख्ती दिखाई गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। यह भी पता चला कि परिवार जो है वो 30 दिसंबर को लखनऊ घूमने आया था। अरशद का कहना है कि ये हत्याएं
पिता ने की हैं। वे यानी अरशद किसी तरह बच गया। इसके बाद पिता मौके से भाग गया। अरशद ने आशंका जताई कि उसके पिता भी खुदकुशी कर सकते हैं। ये लोग नाका इलाके के होटल शरणजीत में ठहरे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। अब मरने वालों की जानकारी लीजिए, मरने वालों की उम्र भी सुनिएगा। मरने वालों के नाम में है एक आलिया लड़की जिसकी उम्र थी 9 साल, अलिशिया जिसकी उम्र थी 19 साल, अक्सा 16 साल की, रहमीन 18 साल की और अस्मा भी एक थी, उसकी मृत्यु हुई जिसकी मां कह लीजिए। अस्मा इन बच्चों की मां थी। आखिर कैसे मुस्लिम कट्टरपंथ के जिहाद की जड़ ने उजाड़ दी इन 5 जिंदगियों को, इन जिंदगियों को कैसे बर्बाद किया, वो आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे और पुलिस के द्वारा भी क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। कट्टरपंथी सोच का शिकार हुआ ये अरशद आखिर समझ नहीं पाया कि उसने क्या कर दिया। झूठे मजहब की दलदल में फंसे अरशद के पास क्या कोई और रास्ता नहीं बचा था? ये परिवार जो अपने लिए नई जिंदगी चुनना चाहता था, ये महिलाएं जो सनातन को मानती थीं और अपनाना चाहती थीं, लेकिन अब खामोश हो गईं। इनका गुनाह ये था कि इन्होंने इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। दरअसल लखनऊ में एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया जिसने इस्लामी कट्टरपंथ और इंसानियत के सबसे बड़े सवाल अब उस पर खड़े कर दिए हैं। असद ने अपनी मां और 4 मासूम बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये परिवार, ये महिलाएं हिंदू धर्म अपनाना चाहती थीं और इस कट्टर मानसिकता के खिलाफ आवाज उठा रही थीं। लेकिन क्या ये उस मजहबी कट्टरता का असली चेहरा है जो विरोध करने वालों को कुचल देता है? मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। यहाँ होटल में अरशद ने अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अरशद ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की अब जाँच कर रही है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जैसे भी आगे सूचना प्राप्त होगी आपको अवगत कराएगा। इस्लामी कट्टरता का ये कैसा चेहरा है जहाँ अपने ही खून के रिश्तों को मिटा दिया गया है। ये महिलाएं अपनी आजादी के लिए हिंदू धर्म अपनाना चाहती थी, लेकिन जिहादियों ने सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें मौत की सजा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये तो आपने सुना कि मामला क्या था। फिलहाल पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। सुदर्शन न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अरशद ने ऐसा क्यों किया, ये सुनिए अरशद की जुबानी। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सब ने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर,
अहमद, रानू और ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले हैं। हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है, पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारी, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, ताकि बहुत से नेताओं से पूछ रखते हैं, पुलिस वालों से पूछ रखते हैं। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। खबर आपने देखी। खबर के दो पहलू हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर समझने का प्रयास करें। खबर में दो पहलू, एक पहलू तो ये है कि भाई इसने अपने परिवार को मार डाला और ये मुसलमान है। दूसरा पहलू ये कि भाई वो सनातन की तरफ आगे बढ़ रहे थे और बस्ती वालों ने उनको ऐसा करने नहीं दिया, उसके कारणवश इसने वो हत्याएं कर दी। दोनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और अपनी राय ज़रूर बनाएं। लेकिन चलिए, हमने आपसे एक पोल के माध्यम से जो ट्विटर पर प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपको बता दें। मुस्लिम कट्टरपंथ मुसलमानों के लिए ही जानलेवा है। ये 91 लोगों ने कहा हाँ, 9% लोग कहते हैं ना। अब बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताना बाने के लिए एक खतरे की घंटी बन सकता है। जी हां, हम बात करेंगे घुसपैठ की। हाल ही में, जी हां, मालदा जिले की रशीदाबाद ग्राम पंचायत की मुखिया लवली खातून पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि वे एक बांग्लादेशी नागरिक है और फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल कर पंचायत चुनाव जीत चुकी है। उसका असली नाम नसिया शेख बताया जा रहा है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दर्ज होने के बावजूद 6 महीने से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिम्मेदार अधिकारी और सरकार इस गंभीर आरोप को नजरअंदाज कर रही है। दस्तावेजों के मुताबिक उनका वोटर कार्ड 2015 में और जन्म प्रमाण पत्र 2018 में जारी हुआ था, लेकिन मामले की जांच में पता चला है कि दस्तावेजों में उनके पिता का नाम शेख मुस्तफा दर्ज है, जबकि असली नाम जमील बिस्वास है। इतना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR में भी लवली का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब ये खुलासा कैसे हुआ वो भी जान लीजिए। इस मामले की शुरुआत पंचायत चुनाव में लवली के खिलाफ हारने वाली रेहाना सुल्ताना द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराने से हुई है। वकील अमलान भाडुड़ी ने बताया कि अदालत में पेश किए गए सबूत बताते हैं कि नसिया लवली बांग्लादेशी नागरिक हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत OBC प्रमाण पत्र भी फर्जी है। अदालत ने चांचल के SDO को मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, लेकिन 6 महीने बीतने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब गांव वालों का दावा क्या है वो जान लीजिए। गांव के कई लोग हैं, उन्होंने लवली खातून के खिलाफ बयान दिए हैं। रियाज आलम नाम के एक गवाह ने माना कि लवली नसिया गांव की निवासी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि शेख मुस्तफ़ा को नसिया का पिता बना दिया गया है, जबकि गांव के लोग जानते हैं कि मुस्तफ़ा की बेटी लवली नहीं है। गवाहों ने पंचायत में दस्तावेजों के साथ हेराफेरी और फर्जी हस्ताक्षरों की भी बात कही है। अब TMC पर भी सवाल उठे हैं, वो कैसे? ये मामला तृणमूल कांग्रेस की साख पर भी सवाल खड़े कर रहा है। TMC पर आरोप है कि नसिया को राजनीतिक संरक्षण मिला है, जिसकी वजह से वे पंचायत प्रमुख बन पाई। हालांकि लवली ने इन आरोपों पर चुप्पी साध रखी है। जब उनसे प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन कट कर दिया और सवालों को टाल दिया। अब सवालों के घेरे में पंचायत प्रणाली भी है। अब तक 6 महीने बीत जाने के बावजूद मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोग और विपक्षी दल इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला न सिर्फ अवैध घुसपैठियों से जुड़े मुद्दे पर सवाल खड़े करता है, साथ ही भारत की पंचायत प्रणाली और TMC को भी कटघरे में भी खड़ा करता है। अब इस खबर का सार भी क्या है वो भी संक्षेप में समझ लीजिए। सीमा से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम में घुसपैठ की समस्या है और इन राज्यों में बांग्लादेश घुसपैठ की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर विभाजन के समय से ही राजनीति होती रही है, तो असम में भी बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर बवाल मच चुका है। इसी तरह से त्रिपुरा के चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये मुद्दा कुल मिलाकर राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर और विभिन्न राज्यों में जमकर राजनीति होती रही है।
पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से सीमाई इलाका सबसे अधिक है और इसमें भी सबसे ज्यादा सीमा समुद्री इलाकों से गुजरती है। इस कारण से इन समुद्री इलाकों में निगरानी अपेक्षाकृत कम हो पाती है और इन इलाकों से बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है और बंगाल की राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा छाया रहता है। चाहे वे लेफ्ट की सरकार हो या फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार, घुसपैठ को राजनीतिक मजबूती का आधार बनाती रही है। ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप है कि पार्टी और सरकार के स्तर पर घुसपैठ को एक विशेष समुदाय के लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रही है। बीजेपी ने घुसपैठ का कड़ा विरोध किया है। लेफ्ट और ममता बनर्जी की सरकार पर घुसपैठियों को प्रश्रय देने का आरोप है, यानी श्रेय देने के आरोप हैं। वहीं बीजेपी ने घुसपैठ को रोकने के लिए इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया है। केंद्र सरकार ने इस बाबत बीएसएफ को अधिकार दिए हैं और सीमा पर सख्ती बढ़ाने का काम कर लिया है। ममता बनर्जी ने बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने को लेकर भी खुला विरोध किया था और बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया था। दरअसल लेफ्ट के सीएम ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य पर ममता घुसपैठ को लेकर आक्रामक रही हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ममता के सुर और नीतियां इस मामले पर बदलते दिखी ही हुई हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों यानी असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में घुसपैठ को लेकर लगातार बवाल मचता रहा है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण संघर्ष की घटना भी घट चुकी है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और आरोप लगाया था कि असमीय संस्कृति नष्ट की जा रही है। बांग्लादेश से सटे इलाकों के साथ साथ देश के हिंदी प्रदेश वाले बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में भी कभी न कभी बांग्लादेशियों के घुसपैठ का मुद्दा उठता रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार जब भी कोई कदम उठाती है या फिर जब एनआरसी या सीएए लाने की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां इनका खुलकर विरोध करती हैं। खुला विरोध किया जाता है इनके द्वारा और विरोध आपने देखा था कैसे किया था। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि इस तरह के घुसपैठिए राजनीतिक पदों पर बैठेंगे तो इससे समाज और देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। देश में दो मुद्दे हमेशा से विवाद का कारण बने हैं, एक घुसपैठ और दूसरा धर्मांतरण। अगर इन पर सख्त नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। ऐसे मामलों पर प्रभावी कार्रवाई ना होने से इन मुद्दों पर सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। क्या यही है हमारे देश का भविष्य, जहां घुसपैठिए ना सिर्फ ग्राम पंचायतों में बल्कि सरकार के बड़े पद होते हैं उन पर भी कब्जा कर सकते हैं? यही वक्त है जब हमें इन मुद्दों पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे और किसी भी बाहरी तत्व को अपनी जड़ें फैलाने का मौका बिल्कुल ना दे सके। चलिए, हमने आपको खबर बताई और एक प्रश्न भी आपसे हमने पोल के माध्यम से पूछा, वो ये था कि घुसपैठियों पर कसी जाए नकेल। ये तो हर कोई चाहता है। 96% लोगों ने कहा हां, 4% लोगों ने कहा ना। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की बात करेंगे और आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों और अश्लील इशारे करने का मामला सामने आया है। यह घटना ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान हुई है, जहां आरोपित ने मंच से ऐसी हरकतें की जिसने स्थानीय लोगों को, सोचिए, स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। अब वायरल वीडियो में यह देखा जा सकता है कि वह व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बातें कर रहा है। ये वीडियो आपको दिखाएंगे, ऑडियो भी सुनाएंगे। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति लंगड़ा है, लंगड़ा ग्रुप ऑफ ऑर्केस्ट्रा का ये मालिक है। कार्यक्रम में मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जब ये सब सुना तो वह गुस्से में आ गया और आरोपित को जमकर फटकार लगाई। बुजुर्ग ने उसे गालियां देकर उसकी हरकतों का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोगों ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। मामला तब सामने आया जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग और धार्मिक संगठनों के सदस्य नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इसे हिंदू धर्म का अपना अपमान बताते हुए मुबारकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मांग की कि आरोपित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बीजेपी के नेताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा और शिकायत दर्ज होने के बावजूद ये कहा कि आरोपित के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नेताओं ने इसे पुलिस की निष्क्रियता और हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए विरोध जताया और थाने के प्रभारी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की नाराजगी देखने को मिली है। एक सोशल मीडिया यूजर ने इस घटना पर पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके जवाब में आजमगढ़ पुलिस ने कहा कि मुबारकपुर थाना प्रभारी को मामले की जांच करने और जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि यह मामला हिंदू देवी देवताओं के अपमान का है, इसलिए इतनी शांति है। यदि यही मामला मुसलमानों के अपमान का होता तो सिर तन से जुदा गैंग या फिर जो है अब एक्टिव हो चुका होता, लेकिन अब कहां गायब हैं ये और वो जिहादी गैंग। देश में कभी भी धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक तरफा रवैया समाज में असंतोष और गुस्से को जन्म नहीं देगा। इस मामले में अगर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो यह समाज में एक खतरनाक संदेश भेजेगा कि हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी या हरकत बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दी जाएगी। अब समय आ गया है कि समाज को इन मामलों पर सख्ती से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तभी संभव है जब हम इसके खिलाफ मिलकर और खुलकर आवाज उठाएंगे। चलिए आपको पहले वो वीडियो एक बार हम पूरा दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि इस जिहादी ने आखिर ऐसी क्या बदतमीजी की और उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये कौन धाम है? ऐसे हाथ से ये कौन धाम है? ये कौन धाम है? हाँ, ये ठाकुर द्वारा है। क्या है? ठाकुरद्वारा। हाँ, आगे ताको। पूछो ये कौन धाम है? ये कौन ना धाम है? हाथ से ये कौन धाम है? पूछो। ये कौन धाम है? हाँ, यही गया धाम, यही गया धाम जो इसमें गया सब गया। इसी के चक्कर में सोने का लंका जल के राख हो गया, इसी के चक्कर में महाभारत बनी, इसी के चक्कर में भंग, वही के चक्कर में तू फरुखा का चूड़ियारा बन गए, वही चक्कर में गया धाम। दे मैग दे यही का नाम है गया धाम। जो गया सब इसमें चला गया। आगे पूछो ये कौन धाम है? नहीं पूछो ये कौन धाम है? ये कौन धाम है? ऐसे ये कौन धाम है? कौन धाम है? यही है मदनी धाम, यही है मदनी धाम। अब मैं बता रहा हूँ ये धाम कैसे पड़ा। इसी का नाम है ठाकुर द्वारा। ध्यान दो, इसी का नाम है ठाकुर द्वारा। दुनिया में हर एक तुम जाके बांधे में तो क्या मतलब है? मेरा ठाकुर द्वारा कैसा था? कैसा था? अच्छा था ना? तेरा माँ बाप है कि नहीं? जी तो अच्छा था कि नहीं? अच्छा था। गया धाम के चक्कर में जादू गई। सोचिए इस ऑर्केस्ट्रा का जो ये व्यक्ति है कितनी बदतमीजी से हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, और उस जो समाज के लोग वहां पर बैठे हैं, उस मुसलमान तो उसमें जरूर होंगे लेकिन हिंदू भी होंगे। क्या आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपको बुरा नहीं लगा? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कम से कम आवाज तो उठाई, लेकिन इस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम सुदर्शन न्यूज पर यह खबर लगातार दिखाते रहेंगे। और हमें वक्त आ चुका है, मिलकर और खुलकर आवाज उठाना पड़ेगा। अगर हम इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज करते रहे तो आने वाले समय में हम और भी गंभीर सांप्रदायिक तनाव का सामना कर सकते हैं, क्योंकि इनको आदत हो चुकी है जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती, जब तक कोर्ट सख्त एक्शन नहीं लेता, जब तक पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती जो मिसाल पेश हो जाए, तब तक ये रुकने वाले नहीं है। खबर आपको दिखाई। चलिए इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न था, क्योंकि जनमत में आपसे हर बार एक प्रश्न होता है, वो हमने आपसे पूछा कि देवी देवताओं के अपमान पर हो फांसी की सजा, मार देना चाहिए ऐसे लोगों को, टांग देना चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसा कोई पैदा ना हो जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे। 98% लोग कहते हैं हां, कानूनी तौर पर ऐसा प्रावधान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अंग्रेजों का नववर्ष है और कभी इनका एक और त्योहार आता है 25 तारीख को। ये जो दो त्योहार आते हैं ना, ये आपको मूर्ख बनाने के लिए इसलिए हैं कि भाई इस दौरान धर्मांतरण का खेल चरम पर पहुंच जाता है। खैर, ये तो आपको थोड़ा सा अवगत कराने के लिए मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, अब उसके बारे में जानिए। घुसपैठ और जिहाद के मुद्दे के बाद अब बात करेंगे एक और सबसे बड़े खतरे की, धर्मांतरण की। जी हां, ईसाई मिशनरियों द्वारा अब धर्मांतरण का तरीका भी बदल गया है। अवैध क्षेत्र में अब नेपाल का मधेशी धर्मांतरण मॉडल अपनाया जा रहा है, मधेशी धर्मांतरण मॉडल।
देखिए, ईसाई मिशनरियों को यहां जो है धर्मांतरण के साथ ही वोटिंग या मतांतरण के साथ ही वोटिंग पैटर्न बदलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मधेश में सफल इस रणनीति को आगामी चुनाव में यहां आजमाया जा सकता है। मिशनरियों की सक्रियता से सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर भी अछूता नहीं है। बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच का बुरा हाल है। सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में मिशनरियों के बदले तरीके पर जो है सचेत उनको किया है। लखनऊ के एक चर्चित पब्लिशिंग हाउस की गतिविधियों को संदिग्ध बताया है। एक और अहम बदलाव दर्शाया है कि यहां कोरियन पोस्टरों को मतांतरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो बेंगलुरु, पंजाब के जालंधर व केरल तक की मजबूत कड़ी बनाए हुए हैं। ब्राजील, अमेरिका व साउथ कोरिया से मिले फंड को खर्च किया जा रहा है। निशाने पर मतांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों के निशाने पर गरीब, असहाय, दलित, सीमावर्ती थारू जनजाति व राय सिख समाज से हैं। अवध क्षेत्र में सामने आए मतांतरण के मामलों में इन्हीं की सर्वाधिक भागीदारी रही है। अब चंगाई का महिमा मंडन कैसे किया जाता है? सीतापुर के अनुभव पहले हिंदू थे। 2 वर्ष पहले उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। उनका कहना है कि बाइबल पढ़ने के बाद जीवन में व्यापक बदलाव आया। उनका दिमाग तो ब्रेन वॉश कर ही दिया गया था। आर्थिक स्थिति सही हुई, वो कह रहे हैं। स्वास्थ्य भी सही रहने लगा। इस चमत्कार ने उन्हें ईसाई बना दिया उस व्यक्ति को। ऐसी ही कहानी अयोध्या क्षेत्र के सुरेश की भी है। ये वो ईसाई हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में चमत्कार से चंगाई हासिल करने के दावे के बाद धर्म परिवर्तन किया है। अब धर्म बदल रहे हैं, नाम नहीं बदल रहे हैं। चालाकी देखिए इनकी, धर्म बदल लेंगे लेकिन नाम आपको यही मिलेगा, जो सुरेश हो गया, रमेश हो गया, इस तरीके से इनके नाम रहते हैं। धर्म बदल रहे हैं, नाम नहीं बदल रहे हैं। अब सीतापुर में धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार पादरी यानी डैनविल बताते हैं कि हम धर्म परिवर्तन की बजाय हृदय परिवर्तन पर जोर देते हैं। अगर आपको इतना हृदय परिवर्तन करना है तो अपना कर लो, क्यों आप लोगों को परेशान कर रहे हो? अगर आपको पैसे ही बांटने तो ऐसे ही बांटो ना। आप उनका हृदय परिवर्तन के साथ साथ धर्मांतरण कराते हो, ये बात ये खुलकर नहीं करते, इसलिए इस पैटर्न को भी समझिए। हृदय परिवर्तन पर जोर दे रहे हैं, वो बोल रहा है। हमारे अनुयायी दस्तावेज पर हिंदू ही रहते हैं, धर्मांतरण के बाद भी वे नाम नहीं बदलते। इससे वे अपने समाज से नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे ईसा मसीह के भक्त हो जाते हैं। इस तरह उन्हें धर्म परिवर्तन की घोषणा की जरूरत नहीं होती और वे कानूनी कार्रवाई से भी बच जाते हैं। अब महिलाओं ने पहनावा ही बदल लिया है। कैसे? धर्मांतरण करने वाले परिवारों के पुरुषों की वेशभूषा तो सामान्य है, लेकिन महिलाओं में व्यापक बदलाव है। उन्होंने सौभाग्य की निशानी, चूड़ी, बिंदी के साथ सिंदूर लगाना भी छोड़ दिया है। चमत्कार का सच क्या है, ये भी आप जान लीजिए। चंगाई सभा में मरीजों और उनके परिजनों को प्रभावित करने के लिए उपचार में हाई पावर एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जा रहा है। इससे वे कुछ समय में ही ठीक हो जा रहे हैं, क्षणिक तौर पर, जिसे चमत्कार बताकर ईसाई धर्म का बखान किया जाता है। बलरामपुर के डॉक्टर अजय सिंह के अनुसार यह प्रयोग मरीजों को तत्काल तो राहत देता है, लेकिन इसका व्यापक दुष्परिणाम होता है। ये मोतियाबिंद यानी आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी, आप अंधे हो जाएंगे, आप ईसाई बनने जा रहे हैं। ग्लूकोमा, प्रतिरक्षा में कमी, आपकी एंटीबॉडीज खराब हो जाएंगी। कल को कुछ बड़ी बीमारी हुई तो आप वैसे ही नहीं बच पाएंगे ईसाई बनने के चक्कर में। मांसपेशियों की कमजोरी, आप जाइए चंगाई सभा में, अब देखिए आपकी मांसपेशियां कैसे खराब होती है। हड्डियों में बदलाव का कारण, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी आप अगर ईसाई बनने जाएंगे, सनातन छोड़ने का प्रयास आप करेंगे। अब यह है मिशनरी का मधेश मॉडल। ये आप जान लीजिए मधेशी मॉडल क्या है। पूरे नेपाल में 1951 तक ईसाई नहीं थे, कोई वहां पर ईसाई नहीं थे, ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट के अनुसार। 1961 में इनकी संख्या 458 हुई। 458 ये हो गए 61 में, 10 साल बाद। 2011 में बढ़कर 3,76,000 इनकी संख्या हो गई। ताजा आंकड़ों के अनुसार ईसाई अब 6,45,000 हो गए हैं। अब नेशनल क्रिश्चियन कम्युनिटी सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक हिंदू बहुल देश में 7,859 चर्च हैं। सर्वाधिक चर्च और आबादी भारत से सटे मधेश क्षेत्र हैं, मधेश क्षेत्रों में ही है। यहां की जिम्मेदारी कोरियाई पास्टर संभालते हैं। इन्होंने आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से गरीब दलित समुदाय व जनजातियों पर काम शुरू किया है। कोरियन वर्ल्ड मिशन एसोसिएशन के अनुसार नेपाल में इस समय 565 कोरियन मिशनरी परिवार हैं। काठमांडू के बाहर चीन प्रभावी दक्षिणी क्षेत्र में इनकी संख्या अधिक है। विदेश मामलों के जानकारी रखते हैं डॉक्टर उदय बताते हैं कि ईसाई मिशनरियों के विस्तार का ही असर है कि आज तक नेपाल में
आधार के लिए परेशान अमेरिकी ने मजबूती से पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। इससे चीन चिंतित भी हो गया। इस खबर का भी आप परिणाम समझिए। भाई, नेपाल एक ऐसा राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था, आज भी मुझे लगता है वो बिल्कुल है, लेकिन वहां पर ये पहले नहीं घुस पाते थे जब वहां अपने धर्म सनातन के प्रति लोग अडिग थे, सनातन से जुड़ के रहते थे। लेकिन कन्वर्ट कर करके अब ये बाहर के देश नेपाल पर एक तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, नेपाल पर राज करने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। आंकड़ों में भले ही ईसाइयों की जनसंख्या उतनी नहीं दिखती, लेकिन ईसाई मिशनरियां दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही हैं। ऐसे में सब जो सचेत रहना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सचेत रहने की जरूरत है। चलिए, इस खबर को आपको हमने समझाया, आशा करता हूं कुछ सीखे होंगे इस खबर से, बचेंगे चंगाई सभा से। लेकिन पोल भी जरूर आपके लिए रखा, पोल के माध्यम से जो प्रश्न था वो भी आपको बता दें। क्या आपको भी मिला है धर्मांतरण का ऑफर? क्या आपको भी इन्होंने कन्वर्ट करने का प्रयास किया है? 91% लोग कहते हैं हाँ हमें मिला है। इनको, ये किसी को नहीं बख्शते, ये बिल्कुल कॉर्पोरेट की तरह चल रहे हैं कि भाई लोगों को बर्बाद करके ही मानेंगे सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएंगे विकिपीडिया के बारे में, जिस पर सभी लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन अब जो हम आपको बताएंगे उससे आपको जो आपके जो होश हैं वो थोड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि आप भी कुछ भी जानकारी लेनी है विकिपीडिया पर जाते हैं। टेक इंडस्ट्री के दिग्गज और एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने एक बार फिर विकिपीडिया पर हमला बोला है। मस्क का आरोप है कि विकिपीडिया अब कट्टर वामपंथियों के प्रभाव में है, जिससे यह एक स्वतंत्र जानकारी के मंच के बजाय एक प्रोपेगेंडा का प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग इसे डोनेशन देना बंद करें। यह विवाद तब और बढ़ गया जब पायरेट वायर्स की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि विकिपीडिया के लगभग 40 संपादकों ने प्रो हमास विचारधारा का समर्थन करने वाले अभियान को आगे बढ़ाया है और इजराइल को अवैध दिखाने का प्रयास किया। मस्क के इस बयान के बाद बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर उनका समर्थन किया है। कुछ लोगों ने इलॉन मस्क का समर्थन करते हुए कहा कि विकिपीडिया का झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर बढ़ रहा है। यह पहली बार नहीं है जब मस्क ने विकिपीडिया पर हमला बोला है। पिछले साल भी मस्क ने इसके संस्थापक जिमी वेल्स से तकरार के समय हुए इस डिकपीडिया यानी डिकीपीडिया कह दिया, नाम देकर इसको तंज भी कसा और कहा है कि अगर वो नाम बदल देते हैं तो वो विकिपीडिया को $1 अरब का दान देंगे। विकिपीडिया के भारतीय संदर्भ में भी विवाद बढ़ रहे हैं, खासकर जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे भारतीय कानूनों का पालन ना करने पर चेतावनी दी है। हाईकोर्ट का कहना था कि अगर विकिपीडिया भारत में अपनी नीतियों का पालन नहीं कर सकता तो उसे यहां अपना संचालन बंद कर देना चाहिए। एक स्पेशल रिपोर्ट में भी विकिपीडिया पर कट्टर वामपंथी पूर्वाग्रह का आरोप साबित हुआ था। इसकी सोच लेफ्टिस्ट है, इस्लामिस्ट है, ये थोड़ा जिहादियों को मैच कर लेता है, उस सोच का है, उस विचारधारा का है। इस रिपोर्ट के अनुसार विकिपीडिया का कंटेंट भारत और हिंदू विरोधी रुझानों को बढ़ावा दे रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता मिलती है। रिपोर्ट में 186 पन्नों का डॉजियर भी शामिल है, अब जिसमें दावा किया गया है कि विकिपीडिया का झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर है, जो भारत के हितों के खिलाफ काम करता है। इस डॉजियर में पाया गया है कि विकिपीडिया के कई संपादक और प्रशासक वामपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं। वे अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए दक्षिणपंथी स्रोतों को ब्लैकलिस्ट करते हैं और भारत के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित सामग्री को प्रमोट करते हैं। विकिपीडिया के सह संस्थापक लैरी सैंगर ने भी इस पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए कहा कि विकिपीडिया में वामपंथी पूर्वाग्रह है और विकीमीडिया फाउंडेशन को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से वित्तीय सहायता मिलती है। तो एक एजेंडा से नहीं, प्रोपेगेंडा से ये भी चलता है। और चलिए दर्शकों, ये भी खबर आपको हमने बताई, हर खबर का खुलासा आपके लिए करेंगे, प्रोपेगेंडा से आपको बचाएंगे, आपको सचेत रखेंगे। सुदर्शन न्यूज में जनमत जो कार्यक्रम है ये टीआरपी के लिए नहीं, आपके लिए रोज आवाज उठाता है, खबर आपके हित की होती है, इसलिए इसको हर रोज देखिए। अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को भी इसको देखने के लिए प्रेरित करिए। हर खबर पर पोल के माध्यम से एक सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, केवल एंकर की मत सुनिए, अपनी राय भी अवश्य रखिए। तब तक के लिए, कल तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।